एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको आप बचपन से देखते हुए आए हैं और उनके अभिनय से प्रभावित होते हुए आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे बचपन पर जो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, हमारे बीच में है अखिलेश मिश्रा जी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं चाहूंगी शांति जी और अखिलेश मिश्रा जी बनकर आए। यहाँ पे जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध चल रहा है, एक महारथी के बाद दूसरा महारथी, एक के बाद एक आते ही जाएंगे आज पूरे दिन। तो यू ऑल बी प्रिपेयर। We are very glad that Akhilendra ji has also agreed to spend some time with the student. Akhilendra ji, आप तो देखते ही होंगे थिएटर में। लास्ट टाइम देहरादून में हमने आपका किताब का विमोचन किए थे, अखिलामृतम। तो हम उसमें नाटक के ऊपर जो थिएटर, जो मतलब एक तरह की आपकी रूह है, नाटक के ऊपर अपने नाटक के ऊपर कुछ लेख था, क्यों ना वहाँ से हम शुरू करते हैं या शिव वंदना से आप शुरू करना चाहेंगे? नाटक, हाँ, मैं पहले पुस्तक के बारे में बता देता हूँ। ये एक हमने कविता संग्रह लिखी है जो कोरोना की देन है। वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, हमने कभी गंभीरता से लेखनी को ली नहीं, क्योंकि अभिनय में इतना समय नहीं मिला कि लिखने के लिए चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है कि आप कंसंट्रेट कर सकें, समय मिले आपको। कोरोना में बहुत समय मिला पढ़ने का भी और बहुत कुछ लिखने का भी। उसी में कुछ कविताएं आती चली गई, मैं लिखता चला गया और 25 कविताओं का संग्रह एक तैयार हो गया जिसका नाम है अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत। वो इत्तेफाक की बात है कि मेरे नाम से मिलता जुलता है। लोगों को लगा कि अच्छा, अखिलेंद्र मिश्रा पर तुमने अखिलामृतम रख लिया है। तो अखिलामृतम 25 कविताओं का एक संग्रह है जिसमें 23 कविताएं जो हैं खड़ी बोली में है हिंदी में, और 2 कविताएं भोजपुरी में हैं जो मेरी भाषा है। इसमें अलग अलग तरह की कविताएं हैं, भारतीय अध्यात्म है, भारतीय दर्शन है, पर्यावरण है, ब्रह्म है, इस तरह की बहुत। मैंने नाटक को भी डिफाइन करने की कोशिश की है। एक नाटक क्या है, नाटक की परिभाषा क्या हो सकती है, या यूं कहें कि नाटक की एक विषय सूची है। जो नाटक पढ़ना चाहते हैं, नाटक करना चाहते हैं, उनको ये कविता अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं सुनाता हूँ उसकी कुछ पंक्तियाँ, अभी इन्होंने याद दिला दिया अचानक उस कविता की। शीर्षक है नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, उत्कृष्ट साहित्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक, उत्कृष्ट साहित्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक, शब्द को दृश्य बनाता नाटक, विषयगत समग्रता नाटक, विचारों की व्यापकता नाटक, अभिनय, संवाद, शिल्प, ललित कलाओं का कोश नाटक, साहित्य का संसार नाटक, रंगों का बौछार नाटक, भावों का भंडार नाटक, रसों का संचार नाटक, आहार्य का सौंदर्य नाटक, सौंदर्य की फुहार नाटक, जीवन का स्वाद नाटक, संगीत की सुगंध नाटक, रंगकर्म का अर्पण नाटक, अभिनेताओं का समर्पण नाटक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, जिह्वा का उच्चार नाटक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, जिह्वा का उच्चार नाटक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ नाटक, भरत मुनि का उपहार नाटक, ऋग्वेद का संवाद नाटक, यजुर्वेद का अभिनय नाटक,
सामवेद का संगीत नाटक, अथर्ववेद का रस नाटक, ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद नाटक। तो ये एक कविता है, शायद कुछ पंक्तियां छूटी भी हो, मुझे जितनी याद थी मैंने सुना लिया। नाटक का जो रूप है, जो प्रारूप है, वो कई युगों से चला आ रहा है। कहा जाता है कि पारसी थिएटर सबसे पुराना थिएटर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता कि पारसी थिएटर सबसे पुराना है। जब सतयुग खत्म हो रहा था और त्रेता का आगमन था, हुआ कि बहुत जनसंख्या बढ़ जाएगी, लोग क्या करेंगे खाली समय में, दिन भर काम करेंगे, शाम को क्या करेंगे। अगर खाली दिमाग रहा, मन मस्तिष्क अगर खाली रहा, तो उत्पात मचाएंगे, इधर की बातें उधर करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्या किया जाए। सारे ऋषि मुनियों ने इंद्र के साथ विचार किया और इंद्र ने एक परिकल्पना की, और उस परिकल्पना को लेकर वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि सतयुग समाप्त हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने वाली है, त्रेता आने वाला है, क्या करें। ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को एक विद्या दी। उन्होंने कहा कि तुम नाट्य शास्त्र की रचना करो, नाट्य शास्त्र लिखो और अपने 100 पुत्रों के साथ नाटक शुरू करो। 100 पुत्र का मतलब ये नहीं कि उनको 100 पुत्र उनकी पत्नी से जन्मा था, ऐसा नहीं था। एक ऋषि, एक मुनि के आश्रम में जितने उसके शिष्य हुआ करते थे, वो पुत्र ही कहलाते थे, और उनके 100 पुत्र थे वहां पे उनके आश्रम में, उनके भरत मुनि जी के। और जो दुनिया का पहला नाटक है वो है देवासुर संग्राम, जो अमृत मंथन के समय देवताओं और असुरों में हुआ था, वो नाटक है, वो देवासुर संग्राम। और फिर वहां से नाट्य परंपरा शुरू हुई शाम को। फिर कैसे कैसे देवासुर संग्राम जब नाटक खेला जा रहा था, तो उस समय थिएटर ऐसे नहीं था, ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, मुक्त आकाश मंच जिसको कहते हैं, और कोई भी देख सकता है बैठ के। असुर भी आए देखने, देवता भी आए थे उस नाटक को देखने के लिए। असुरों ने बहुत हंगामा भी किया था कि इसमें हम लोगों की हार बताई जा रही है, इस नाटक में ये अच्छी बात नहीं है, तो बहुत हंगामा किया था उन्होंने। और उसी समय ऐसा कुछ हुआ कि क्यों ना मुक्त आकाश की जगह ऐसा मंच बनाया जाए जो चारों तरफ से घेरा हो, और वहीं से ऑडिटोरियम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, बिल्कुल वास्तु के अनुसार कि मंच ऐसा होगा, इसका डेप्थ ऐसा होगा, इसकी लेंथ ऐसी होगी, लंबाई ऐसी होगी, गहराई ऐसी होगी, चौड़ाई ऐसी होगी, ऊंचाई ऐसी होगी, और इतने लोग बैठे और अलग अलग ढंग का मंच और ऑडिटोरियम होगा। तो उसी समय से ऑडिटोरियम का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, फलना ये विश्वविद्यालय में 5-5 ऑडिटोरियम है, फलना शहर में 10-10 ऑडिटोरियम है, फलना शहर में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है। तो ये जो ऑडिटोरियम का कॉन्सेप्ट है तब से चला आ रहा है। तो और उसके बाद वो नाटक होता गया अलग अलग जगह, अलग धीरे 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 युग का परिवर्तन हुआ। फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, धीरे धीरे हमारी नाट्य कलाएं, जो लोक कलाएं हैं, अलग अलग समुदाय को लेकर, अलग अलग निवासी को लेकर, जो जंगल में रहने वाले लोग, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग, जो समतल में रहने वाले लोग, जो पठार में रहने वाले लोग, जो समुद्र किनारे रहने वाले लोग, जो नदी किनारे रहने वाले लोग, जो घाटियों पर रहने वाले लोग, सबकी अलग अलग सभ्यता, अलग अलग कलाएं, अलग अलग लोकगीत, लोक संगीत, लोक कथाएं, ये नाट्य के रूप में प्रदर्शित होने लगा, मंचित होने लगा। और वहां से नाटक का एक विराट प्रादुर्भाव हुआ, और वही नाटक हम आज तक करते आ रहे हैं। हम लोग तो बातचीत करते ही रहेंगे, पर आपके मन में कुछ सवाल है तो थोड़ा सा हाथ खड़ा करके हमें बताएं, और आप ही पूछ सकते हैं। पर थोड़ी देर में मैं आपके लिए भी मतलब जो है शुरू करूँ। हाँ, आप माइक ले लीजिए, तब तक जो है मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ क्विकली। एक कलाकार के लिए, चाहे वो थिएटर में हो चाहे फिल्म में हो, भाषा
उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जिसे हम बोलते हैं उसकी कितनी महत्व है और कितना मतलब जो उसमें प्रारूप है स्वरूप है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। देखिए, भाषा तो हथियार है, भाषा ही संचार है, कम्युनिकेट तो भाषा ही करती है। और भाषा पे एक अभिनेता का वर्चस्व होना, उसकी पकड़ होना, उस पर उसका कमांड होना, ये बहुत अनिवार्य है भाषा को लेकर। तो भाषा, आप जिस भी भाषा में आप बोलते हैं उस भाषा पे पूरी तरह से आपका नियंत्रण होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, उसका उच्चारण से लेकर उसके व्याकरण तक। क्योंकि भाषा, और हर भाषा, जितनी भाषाएं हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो अनेकों भाषाएं हैं, और अगर बोलियां लिया जाए तो फिर 350 से ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ है। तो अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषा, यहाँ भी हम लोग जितने लोग बैठे हैं न जाने कितने लोग अलग अलग बोलियां बोलते होंगे। तो ये खूबसूरती भी है। और अपनी अपनी भाषा, और मातृभाषा को तो बोलिए। अगर आप मातृभाषा को जानते हैं अच्छी तरह से तो आप दुनिया की कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी भाषा। अगर मातृभाषा पे कमांड है तो वो अलग बात है कि बचपन से ही हम 3 साल के बच्चे के सर पर डंडा मारने लगते हैं, ओ माय माय वाई बर्ड्स आर फ्लाई इन द स्काई, और बच्चे को पता ही नहीं है कि स्काई में कौन सा बर्ड उड़ रहा है और स्काई किधर है। और 3 साल के बच्चे के सर पे हम हथौड़ा मार रहे हैं, जबकि बच्चा भोजपुरी में अच्छी तरह से समझ रहा है कि हाँ, आसमान में चिड़िया उड़ा था, बड़ा बढ़िया उड़ा था, उससे पूछिए फटाक से बोलेगा। क्यों जापान आगे है, क्यों चाइना आगे है? हर विषय की पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है, और हमारे यहाँ हर जगह अंग्रेजी ठुसा हुआ है। कई बच्चे अंग्रेजी के डर से, ब्रिलियंट होते हुए भी अंग्रेजी के डर से तकनीकी पढ़ाई नहीं करते। कई बच्चे, वो तो अब शुरू हुआ है यूपीएससी में, ISI, IPS, IRS, IFS के एग्जाम में और इंटरव्यूज में जो हिंदी में शुरू हुआ है। नहीं तो क्या था? इसलिए भाषा का जो वर्चस्व है, वो चाहे जिस भाषा में नाटक कर रहे हैं, सिनेमा कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, आपकी भाषा आपको ही दर्शाती है। याद रखिएगा, आप कैसे हैं वो आपकी भाषा से पता चलता है। आप कैसे हैं वो आपकी भाषा से पता चलता है, ये याद रखिए। इसलिए भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। मातृभाषा के साथ साथ 10 भाषाएं और जानिए, बहुत खूबसूरत बात है। जानिए, अंग्रेजी जानिए, फ्रेंच जानिए, सब जानिए, लेकिन पंजाबी जानना जरूरी है, भोजपुरी जानना जरूरी है, डोगरी जानना जरूरी है, मराठी जानना जरूरी है। जो भाषा है, अपनी भाषाओं को भी जानिए, सीखिए, तो कमाल होगा। जी हाँ, you introduce yourself first. प्रणाम सर। प्रणाम। हमारा नाम अभय सिंह राजपूत है, हम भोजपुरी से रहे, बनारस उत्तर प्रदेश से। उसके बाद सर, जो तरीके से आप बात कर रहे थे कि भाषा का, तो सर हम लोगों की जन्म भाषा हमारे यहाँ की भोजपुरी, मगर हमारी जो जननी वो हिंदी। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे संपूर्ण देश में एक परिवर्तन आ रहा है, लगातार आ रहा है, कि हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, हम अध्यात्म को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और बॉलीवुड या सिनेमा को हम जिस तरीके से कहते हैं, तो बॉलीवुड सिनेमा हमें एक दर्पण दिखाता है कि हमारा समाज क्या है। तो ये परिवर्तन बॉलीवुड क्यों नहीं ला पा रहा है, और बॉलीवुड में ऐसे हम कहाँ चूक रहे हैं कि हम अपने असली समाज को नहीं दर्शा पा रहे हैं, हम हमारी यूथ को अपने समाज से नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी यूथ कहीं ना कहीं हमारे समाज से, जो असली समाज का हमारा, उससे पिछड़ती जा रही है और उसे अपनाने में कतरा रही है। उन्हें हेलो बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, मगर नमस्कार और प्रणाम को वो गवारी बन समझता है। तो यहाँ पे हम कहाँ चूक रहे हैं सर, आपके विचारों से किस प्रकार से? ये हेलो बोलने में ज्यादा मजा आता है, नमस्ते करने में ज्यादा शर्म आती है।
इसलिए कि हम विवेकानंद को नहीं जानते। एक बार एक अंग्रेज ने विवेकानंद जी को कहा हेलो, तो विवेकानंद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रणाम। तो उसने कहा हाउ आर यू? तो विवेकानंद जी ने कहा मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। तो अंग्रेज को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उसने कहा आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन, थैंक यू। तो वो अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गया, हो गया। स्वामी जी से पूछा कि जब मैं अंग्रेजी में पूछ रहा था आप हिंदी में उत्तर दे रहे थे, अब मैं हिंदी में पूछ रहा हूं तो अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं। तो पता है स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी मां को सम्मान दे रहे थे, मैं अपनी मां को सम्मान दे रहा था। जब आप अपनी मां को सम्मान दे रहे थे, मैं अपनी मां को सम्मान दे रहा था, और जैसे ही आपने मेरी मां को सम्मान दिया, मैंने आपकी मां को सम्मान दिया। इसलिए कहते हैं महापुरुषों को पढ़ना आवश्यक है, वो भी स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को। अगर ये प्रसंग जानते हो आज की पीढ़ी, तो उन्हें नमस्ते करने में शर्म नहीं आएगी, बल्कि गर्व महसूस करेंगे। ठीक है, मिल गया, बैठ जाइए। दूसरा सवाल कोई है? सर नमस्कार, मेरा नाम शिशिर सिंह है। सर आपने नाटक की बात की और आपको मैंने नाटक से देखा है, आप स्टेज प्ले भी करते रहे, आप रियल और रील में दोनों में काम किया है। जहाँ तक कि आपकी भाषा की बात कर रहे थे कि भाषा के महत्व का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मैं सिनेमा की बात करूँ तो हिंदी सिनेमा जो पहली बार आई वो मूक में आई, जो कि राजा हरिश्चंद्र आप सभी जानते होंगे, जिसमें कोई भाषा ही नहीं थी, और वो बड़ी अच्छी मूवी मानी गई, लोगों ने देखा। और मैंने मंचन वैसा भी देखा है कि जिसमें मूक हो, बिल्कुल उसमें कोई आवाज़ नहीं, लेकिन वो बात लोगों तक पहुंची है। तो मेरा मानना है कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है, किसी भाषा को मुख्यतर या कमतर या उच्चतर नहीं माना जाना चाहिए। नाटक की जहाँ तक आप बात करते हो, नाटक में आप जो काम करते हैं, और आपने नाटक में बहुत सारे काम किया और सिनेमा भी काम किया, आपको उन दोनों में कहाँ पे आपको एक पुल दिखता है, कहाँ पे पुल गिरता हुआ दिखता है? क्या एक नया तरीका आपको क्या क्या गिरता हुआ पुल, जिसमें हम बात करते हैं नाटक में हमारे पास इम्प्रोवाइज करने का कोई माध्यम नहीं होता, लेकिन जैसे हम रील में आते हैं तो हमारे पास इम्प्रोवाइज का बहुत ज्यादा माध्यम होता है। लेकिन दोनों कलाओं में क्या अंतर है, और कौन सा कला आपके लिए उच्चतम है, कौन सा मध्यम है? देखिए, नाटक तो लाइव है। यहाँ मैं नाटक कर रहा हूँ इस मंच पे, और हमारी दर्शक बैठे हुए सामने। हमारा जो एक्टर का जो ऊर्जा है, वो दर्शक के ऊर्जा से आदान प्रदान कर रहा है, सीधे सीधे। सिर्फ उस शारीरिक रूप से, वो फिजिकली वार्तालाप नहीं हो रही है, सूक्ष्म रूप से भी वार्तालाप हो रही है। वो बातें जो है, रस क्या है, वो दर्शक कब तालियां बजाता है? जब उसको रोने के दृश्य में भी रस महसूस होता है, तब तालियां अपने आप उठ जाती हैं, हाथ उठ जाते हैं और तालियां बजाने लगती हैं। तो ये है थिएटर, जो कि लाइव है, जिसमें कोई रिटेक नहीं है। आप सीधे सीधे नाटक कर रहे हैं। अगर सिनेमा की भाषा में फिक्स फ्रेम, लोग बैठे हुए, नाटक शुरू हो गया, कर रहे हैं। गलती भी हो गई, अगर कॉन्फिडेंस से आपने जेस्चर कर दिया, तो वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन का जो जेस्चर है, वो भी करेक्ट लगेगा। नाटक में ये है, नाटक में ये भी है कि गलती कर गए और इम्प्रोवाइज करके आगे बढ़ गए तो दर्शक को पता नहीं चलता। ये डिपेंड करता है एक्टर की कैपेबिलिटी पे, एक्टर के अनुभव पे, एक्टर के प्रयोग पे, कि एक्टर कैसे करता है। सिनेमा तकनीक है, कैमरा जो है वो सिनेमा है, एक्टर सिनेमा नहीं है। एक्टर जो यहां कर रहा है वहां भी वही कर रहा है, कैमरा उसके साथ चारों तरफ घूम रहा है। कैमरे के भुजे एक्टर नहीं घूमता, कैमरे के
इर्द गिर्द एक्टर कभी नहीं घूमता, कैमरा घूमता है, कैमरे के एंगल चेंज होते हैं। एक्टर तो जो यहाँ कर रहा है वो भी वही कर रहा है। हाँ, ये है कि ये फ्रेम यहाँ है, मंच का जो फ्रेम है वो सीधे सीधे 180 का देखिएगा आप, लेकिन वहाँ जो फ्रेम है वो फ्रेम फिक्स है। अगर आपको सिर्फ आंखों को दिखाना है पर्दे पे, तो सिर्फ आंख, ऐसा लेंस आ गया, सिर्फ आंखें दिखाती हैं। सिर्फ चेहरे को अगर दिखाना है तो सिर्फ चेहरा दिखा रहे हैं। थोड़ा भी अगर हिलेंगे तो फ्रेम से निकल जाएंगे और उसका रीटेक हो जाएगा। वहां बार बार, जैसा कि आपने कहा, बार बार करने की गुंजाइश है। ये तकनीक है जी। प्रणाम सर, मेरा नाम जानवी पाठक है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। सर, आपने भाषा की बात की और उससे मुझे मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस भाषा से पली बड़ी, इसमें मैंने सीखा। पर सर, आज जब मैं इतनी दूर पढ़ाई करने पंजाब में आई हूँ तो मैंने ये देखा है कि, और ये मैंने काफ़ी सालों से देखा है, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं है हिंदुस्तान में, एक सभ्यता है। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल पाता है तो लोग उसको नीचे देखते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं। सर, इस चीज़ को मैंने कई बार अपने पर्सनल लेवल पर मैंने कोशिश की है कि मैं लोगों को बोलूँ, जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि जानवी, इंग्लिश हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। सर, मुझे ये नहीं समझ आता कि अंग्रेजी अगर नहीं है तो उससे कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना है। आपका कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर होता है। अंग्रेजी को सभ्यता नहीं बनाना है, क्योंकि वो नहीं है, वो सिर्फ एक भाषा है। जैसे आपने बोला फ्रेंच एक भाषा है, इटली में जो भाषा चलती है वो है, ऐसी इतनी सारी भाषाएं हैं। तो हम अपनी भाषाओं को अपना मुकुट बना के क्यों नहीं पहन सकते? इच्छा शक्ति होनी चाहिए देश के नागरिकों में, उसके साथ साथ सरकार में। 1540 1540 तक ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा फ्रेंच थी। ब्रिटेन, जिसकी अंग्रेजी की बात हम कर रहे हैं, जो अंग्रेजी हम पर थोपी गई है और थोपी जा रही है, और जिसकी बात आप कर रही हैं, बढ़ जाइए, उस ब्रिटेन की राष्ट्रभाषा सारा काम का जो है फ्रेंच में होता था। लेकिन जिस दिन वहां के नागरिकों का और वहां की सरकार की इच्छा शक्ति जागृत हुई, उसी दिन वहां के पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किया गया, फ्रेंच निकाला प्रस्ताव, उसका नाम था। आप निकालिए, अंग्रेजी निकाला प्रस्ताव पास कीजिए ना, आज निकल जाएगा। लेकिन करना ही नहीं है ना, करना ही नहीं है, क्या कीजिएगा? क्योंकि हम तो ये साबित करते हैं कि अंग्रेजी के बगैर हमारा काम ही नहीं चलेगा। हम तो ये साबित करने में लगे हुए, तो फिर तो अब नहीं चलेगा। जब हमने सोच ही लिया है तो फिर क्या कर सकते हैं? जब हम सोच ही लें कि मेरा जीवन नर्क है, नर्क है, नर्क और स्वर्ग यही है, याद रखिए, आपके मन मस्तिष्क में ही है। नर्क सोचिएगा, आपके आसपास नर्क ही दिखेगा, और स्वर्ग सोचिएगा तो आपके आसपास स्वर्ग ही दिखेगा। याद रखिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं आप लोग, हैं? आसान बात नहीं है, ठीक है? तो ये इच्छा शक्ति की कमी है जी। अखिलेंद्र जी, नाटक में स्मृति, मेमोरी, थिएटर में मेमोराइज करना तो बहुत जरूरी है डायलॉग। इसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जाता है, कैसे इसको मतलब और आगे उन्नत किया जाता है अपना अंदर, ये आप थोड़ा सा बताएं। क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे जो है एक्टिंग के हैं, जो एक्टिंग को ही प्रोफेशन बना के बाद में थिएटर या फिल्म में जाएंगे, तो उनके लिए मेमोरी जो है, मेमोरी निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, आपका भोजन क्या है, आहार क्या है। सिर्फ अन्न खाना आहार नहीं है दोस्तों, जो हम देख रहे हैं वो भी आहार है, जो हम सुन रहे हैं वो भी आहार है।
तो हम क्या देखते हैं ये हमें तय करना है, ये याद रखिए। हम स्वयं तय करते हैं कि हम क्या देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, ये भी हम ही तय करते हैं। आजकल तो माता पिता भी तय नहीं कर पाते, पहले जमाने में तो तय भी करते थे। हम लोग एक फिल्म देख के आते थे, उसके बाद जो पिटाई होती थी फिल्म में, देख कुटाई, बड़ा फिल्म वासल था, फिल्म देखा था। लेकिन आजकल तो मोबाइल में ही सब कुछ है, बच्चों को कहां रोकिएगा। बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, आप डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? उसका सीधे सीधे जो प्रभाव है वो मस्तिष्क पर है। ये 1350 ग्राम का है, 1 किलो 350 ग्राम का ही इसका वजन है। इसका मस्तिष्क किसी का ज्यादा होगा तो 1400 ग्राम होगा, 50 ग्राम ज्यादा हो सकता है, नहीं तो यही इसका स्टैंडर्ड वजन है। और सब कुछ इसी में है। पूरी सृष्टि का एक मिनिएचर है, समझ लीजिए। पूरी सृष्टि इसी के अंदर है। न जाने कितना मेगा और गीगा और बीटा कैपेसिटी है मेमोरी का इसमें, लेकिन हम क्या भर रहे हैं ये डिपेंड करता है। हम अपने मस्तिष्क को जिम जाके खूब बॉडी बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टी शर्ट पहन रहे, मसल दिखा रहे हैं, लड़कियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, लड़कियां भी प्रभावित कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो वो उसमें लगे हुए ब्रांडेड कपड़े, फलना ब्रांड, डम्बका ब्रांड है, कौन सी का ब्रांड, सब तो इंडिया से ही बन के जाता है, उधर से ठप्पा लग के आता है। 5 रुपया का चीज 50 रुपया में खरीद रहे हैं आप। बढ़िया सस्ते में कपड़ा खरीदिए, दर्जी बैठा हुआ है मोहल्ले में, उसे सिलवा लीजिए, उसका भी रोजगार चलेगा। और अपने नाम का ब्रांड लगवा लीजिए उसमें कि मेरा ब्रांड। तो जो मस्तिष्क है उसको जानना बहुत आवश्यक है। हम पूरे दुनिया के साहित्य पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं भी करता हूं जब साहित्य की बात आती है कि हमें प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, हैं, हमें प्रसाद को पढ़ना चाहिए, पंत को पढ़ना चाहिए, निराला को पढ़ना चाहिए, महादेवी को पढ़ना चाहिए, बच्चन को पढ़ना चाहिए, दिनकर को पढ़ना चाहिए, हैं, हमें अमृता प्रीतम को पढ़ना चाहिए, मोंटो को पढ़ना चाहिए, गालिब को पढ़ना चाहिए, ज़ौक़ को पढ़ना चाहिए, मोमिन को पढ़ना चाहिए। हम भी करते हैं, नसीब को पढ़ना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना चाहिए, शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, करते जाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो साहित्य, जो लिटरेचर इस सृष्टि का, जो 24 घंटा हमारे साथ है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमें चला रहा है, उसको तो हम जानते ही नहीं। उस साहित्य को हम उस साहित्य को अगर जान जाएं, अपने मस्तिष्क को जान जाएं, तो फिर क्या मेमोरी और क्या बाकी चीजें, सर सब कमाल हो जाएगा। हमें जानना पड़ेगा कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है। सोने पे पूरा शरीर हमारा रिपेयर होता है। 5 तरह के द्रव्य हैं। सेरोटोनिन एक द्रव्य है, एक लिक्विड है। बीटा एंडोर्फिन एक द्रव्य है। डोपामाइन मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ब्रेन में न्यूरॉन्स भरे हुए हैं, पूरे ब्रेन में। लीवर अपने आप को रिपेयर कर सकता है, न्यूरॉन्स रिपेयर नहीं कर सकता। एक बार डेड हो गया न्यूरॉन, ये याद रखिए। सुना है ना कि फला का मस्तिष्क डेड हो गया, उसके बाद वापस लौटते ही नहीं। क्यों? न्यूरॉन्स रिपेयर नहीं करता अपने आप को। 2 न्यूरॉन्स जब जुड़ते हैं तो उसके जो किनारे होते हैं उसको एक्सोन कहते हैं। वो जो जुड़ते हैं तो पूरी तरह नहीं जुड़ते, उनको जुड़ने के लिए सोडियम चाहिए।
उनको जोड़ने के लिए सोडियम चाहिए, तो दोनों एक्सोन को जोड़ने के लिए। और वही डोपामाइन जो मेमोरी का मालिक है, जो लिक्विड, मैं आपको बहुत हम मेडिकल साइंस की तरफ ले जा रहा हूँ, ये जानना आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूँ। सिर्फ जो डॉक्टर्स बनेंगे उन्हीं के लिए आवश्यक नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। वहां से डोपामाइन का स्त्राव होता है, सिक्रेशन ऑफ डोपामाइन, जो मेमोरी क्रिएट करता है, जिससे याद रहता है। और दो एक्सोन से जुड़ता है, सोडियम से जुड़ता है, और सोडियम इस शरीर को सबसे ज्यादा मिलता है पानी से, कि 72% पानी है इस शरीर में, इस सृष्टि में भी 72%, 12% पृथ्वी है, 12% वायु है, 6% अग्नि है, और उसके बाद आकाश है। मैंने 4% क्यों नहीं कहा कि आकाश 4 ही बचता है ना। 4 इसलिए नहीं कहा कि आकाश तत्व कल भी जिक्र किया था, आकाश तत्व जो है वो किसी किसी में 2% रहता है, किसी किसी में 3%, किसी में 4%। और अगर आप की जीवन शैली वैसी है, अगर आप उस अनुशासन में जीवन जीते हैं, तो वही शायद 8 और 10% आकाश हो जाए आपके भीतर, आप 100% भी क्रॉस कर जाए। और फिर आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपकी जो चमक होगी, आपकी जो बातचीत होगी, आपकी जो विद्वता होगी, आपकी जो गुणवत्ता होगी, वो कुछ अलग से दूर से दिखेगी। चाहे 1000 लोग बैठे हों और सबसे पीछे से आपने बोला और 1000 पलट के देखें आपको कि किसने बोला, क्या कारण है, ये जानना आवश्यक है। मेमोरी के लिए आजकल एक फैशन चला हुआ है कि आजकल बोतल कैरी करते हैं और घूट घूट पानी पीते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए कहा है। भाइयों, दबा के पानी पीजिए। पानी ही सोडियम देता है, जो 2 न्यूरॉन्स को जोड़ता है, जहां से मेमोरी क्रिएट होता है। ये याद रखिए। इसकी तकनीकी बात भी बता देता हूं। थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे, आपका शरीर को लगेगा इतना ही पानी अंदर आया, शरीर अपने लिए उस पानी को सोख लेगा, मस्तिष्क तक पहुंचा ही नहीं, मस्तिष्क तक पहुंचा ही नहीं। और नतीजा क्या होता है कि दिन भर चक्कर आता रहता है, पता नहीं मेरा सर आज घूम रहा है। ध्यान तो दीजिए, क्यों सर घूम रहा है, क्यों सर दर्द कर रहा है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम मार्केटिंग से कैरिड अवे हो रहे हैं। और सबके हाथ में आकर बोतल रहता है कि आई एम कैरिंग माई बोतल, माई ओन बोतल फ्रॉम माई होम। यस, हाँ, बड़ा मॉडर्न, बड़ा एडवांस समझते हैं, और उसका नॉलेज ही नहीं है कि कहां से न्यूरॉन्स जुड़ेगा, उसको सोडियम कहां से मिलेगा। दबा के पानी पिया कीजिए, दबा के, घूट घूट मत पीजिए। हाँ, घूट घूट पीजिए, लेकिन अधिक पानी पीजिए। पानी घूट घूट ही पिया जाता है, लेकिन पानी पीजिए अपने खुराक के हिसाब से। बढ़िया, आपने पीना शुरू कर We'll take the last questions of the session. Yeah, please. A very good afternoon, sir. My name is Ayushi Rathi. I am from the University Institute of Media Studies Department. Sir, your voice is tremendous. The way you modulate, the way you say things, emphasize on the subject, is very natural. And as we are inspiring, so my question to you is, what are your tips? What are the tips and tricks for us to have such an impactful voice, to have such an impactful modulation whenever we speak? Yes, sir. सबसे पहला ये है कि सत्य बोला कीजिए, झूठ मत बोलिए। हमेशा सच बोलिए, सच में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। अगर गलती भी कर गए माता पिता से भी सत्य बोलिए। उस समय शायद माँ पिताजी डांटे आपको, लेकिन बाद में सोचेंगे कि मेरे बच्चे ने सत्य बोला है। अपने टीचर से भी सत्य, दोस्तों से भी मैंने 10 रुपए ले लिए यार, मैंने खर्च ज्यादा कर दिए। बोलिए, एक बार बोल के तो देखिए, पर्सनालिटी किस लेवल पे आएगा, क्या ऊर्जा महसूस कीजिएगा। एक बार बोल के देखिए।
सच बोलिएगा तो जीवन चमत्कार की तरह बदल जाएगा, याद रखिए। चलिए, अब वॉइस की बात आप कर रही थी। ये शरीर है ना, इस शरीर में नाभि से लेके, अब बहुत विस्तार है इसका, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल पूछ दिया है आपने, तो समय है ना अपने पास? लो, बोल रहे थोड़ा बहुत है। तो ये जो नाभि है, नाभि से मस्तिष्क तक एक वीणा है। वीणा समझते हैं आप लोग? वीणा का नाम सुना है? वो मास कम्युनिकेशन में वो वाली नहीं है? वीणा? वीणा है ना? वीणा, तुमने वीणा के बारे में सुना है? तो ये शरीर में ही एक वीणा है। अच्छा, समझ लो गिटार है। गिटार समझते हो? अरे बड़ा समझते गिटार। उसका स्ट्रिंग समझते हो ना? उसमें जो तार है, वो नाभि से लेके आपके मस्तिष्क तक है। वो जो तार है, जब नाभि से आवाज ऊपर उठती है, जो नाद है, नाद पर आप जाऊंगा तो बहुत बहुत विशाल हो जाएगा। नाद विद्या अलग है। मेरी एक पुस्तक आ रही है, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। उसमें मैंने पूरा विस्तार दिया है, 3-4 महीने में आ जाएगी, तो आप लोगों को मन करेगा तो ले लीजिएगा। इसमें विस्तार है, वो जो आवाज वाला सब विस्तार है। तो वीणा जो है, जब भी वो मन को जब मन करता है बोलने का, मन को मन करता है बोलने का, है? जो भी कुछ ही देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मन करता है बोलूं। तो जब मन को मन करता है बोलने का, तो मन कहता है अग्नि को कि मुझे बोलने का मन करता है। अग्नि कौन? जो नाभि में अवस्थित है शरीर में। अग्नि के कारण ही शरीर चल रहा है, ये भी याद रखिएगा। अग्नि नहीं, शरीर ठंडा पड़ जाएगा और सीधे पासपोर्ट बिना वीजा के। तो मन ने अग्नि को कहा कि मुझे बोलने का मन कर रहा है। मन ने मन को कहा अग्नि से। अग्नि ने वायु को कहा कि मन को मन कर रहा है बोलने का। वायु ने नाद को कहा, यहां से नाभि से नाद जब उठा, फिर वो मध्य मंद्र होते हुए तार हो जाता है। यानी कि धीरे, फिर उससे जोड़, फिर बहुत जोड़। सुनते नहीं उसमें उसकी आवाज में बड़ा बेस है। वो बेस क्या है? हेलो, हाउ आर यू? यहां से बोले बेस कहते हैं नाभि को, हमारे थिएटर की भाषा में, एक्टरों की भाषा में, कि बड़ा बेस है, बेस। उसके कुछ चीज हृदय से, क्या हाल चाल है, ठीक है ना? ये मैं जो बता रहा हूं किसी को बताना मत। ये छाती से बोला हमने, चेस। उसके भोकल गले से, कंठ से, क्या हाल चाल है भाई, ठीक है? अच्छा, वो अर्जुमन जी नमस्ते, आ गई आप। ये गला, फिर नजर, नाक, नासिका, क्या हाल चाल है भाई? अरे सब ठीक है? आलू कैसे दिए? आलू अच्छा, टमाटर है, टमाटर तो सड़ा हुआ लग रहा है। तो ये नजल साउंड हो गया। उसका हेड, क्या हाल चाल है? अरे इधर आओ। यहां हेड का प्रयोग होता है। ये 5 जगह से आवाज का प्रयोग होता है, आवाज निकलती है। और ये जो तार हैं वो झंकृत होते हैं। ये तार जो है वो झंकृत होते हैं, और वही
जब कंठ पर पहुंचते हैं वही फिर कौन से शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, कौन से अक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, वो फिर तालु, मूर्धा, दंत, होश और जिह्वा के घर्षण से वो निसृत होता है मुख के बाहर और वही सुनाई देता है आपको। ठीक है, तो ये हमने एक आधार बताया, आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया हूं। ये आधार बताया कि मन बोलता कैसे, हम बोलते कैसे, हमारे बोलने की प्रक्रिया क्या है, हम बोलते कैसे, कोई नहीं बताएगा। ये बता रहा हूं, सुन लीजिए, क्योंकि कहीं सिलेबस में है ही नहीं है। जो बताया जाए कि लोग, बच्चे जाने और अपने ऊपर काम करें। रही आवाज की बात कि आवाज कैसे, आप शंख बजाइए। शंख कितने लोगों ने बजाया आज तक जीवन में? अच्छा, बहुत लोगों ने बजाया। वाह वाह, क्या बात है। मतलब सत्यनारायण की कथा सबके यहाँ होती है। शंख बजाइए, रोज बजाइए, नियमित रूप से बजाइए, शंख बजाइए। शंख बजाने से वो तार जो है, वो तार सही होंगे, तनेंगे। आपने देखा है कि जब हम गिटार बजाते हैं तो पहले उसको ट्यून अप करते हैं कस के, फिर कसते हैं, एक एक वायर को करते हैं ना। तबले वाले भी तबला टक टक मारते हैं, खींचते हैं, फिर मारते हैं। ढोलक वाले भी करते हैं, हारमोनियम वाले भी अपना करते हैं। वो क्या करते हैं? वो खींचते हैं, उसको तानते हैं। तान से ही तानना बना है, जो तान है उसी से तानना बना है, तानते हैं। तो आप भी अपने भीतर जो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो कॉर्ड्स है पूरा, वो तानते हैं आप, ताकि आवाज सही निकले। तो ये तानना है। उसके बाद कई हमने आसन्स भी इसमें डाले हुए हैं, जैसे सिंहासन है, व्याघ्रासन है, मत्स्यासन है, हलासन है, सर्वांग आसन है, कपालभाति है। इस तरह के कई ये है जो कि आवाज के लिए है। श्वास की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए हम श्वास कैसे लेते हैं। ये भी खैर अलग एक चैप्टर है, तो उतना विस्तार से नहीं जाऊंगा। उसके बाद ओम किया कीजिए। ओम कितने लोग करते हैं? ओम, वेरी गुड, ओम किया कीजिए। ये याद रखिए, ओम और करने से और शंख बजाने से आपकी वाक सिद्धि होती है, आपकी आवाज सिद्धि होती है। आप जो भी बोलेंगे आपका टीचर सुनेगा, याद रखिए। क्योंकि जब वाक सिद्धि होता है तो कोई भी सामने वाला आप जो भी कहेंगे वो सुनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इतने सालों की अनुभव अभिनंदन पैटर्न स्किल में समेटना बहुत ही मुश्किल की बात है। अखिलेश जी हैं हमारे साथ अभी। आप लोगों का जो भी व्यक्तिगत प्रश्न जो है वो आप उनसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मंच जो है, हमें और लोग हैं यहाँ पे, और बहुत बड़े कलाकार सब बॉम्बे से आए हैं, हम उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। उनके लिए ये मंच अभी हमें छोड़ना पड़ेगा। अखिलेश जी, तहे दिल से आपको धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत।